मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो जैसा कि सुबह आपको जो है ये जो टेस्ट 9 था ये आपको सेंड कर दिया गया था, मॉक टेस्ट आपका। तो अभी जो है आपको उसकी उस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन की जाएगी आपको, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट था आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो जो हमारा एग्ज़ाम था वो इसी तरीके से, ये जो टेस्ट था इसी तरीके से जो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहे थे ना, तो उसके लिए आप मतलब इतना पैनिक मत कीजिएगा। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशंस। और उसके अलावा आज के टेस्ट में ना बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से नहीं सॉरी, कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे जो मोस्ट लाइकली जो है आपसे जो PPSC है वो सवाल पूछ सकती है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, There were originally how many articles in the Constitution of India, ठीक है। तो जो हमारा Constitution of India था जो came into force, which came into force in 26th of January 1950, ठीक है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे उस टाइम पे वो थे 395, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन और नंबरिंग वाइज इज। तो ये जो है आपका इसका जो राइट ऑप्शन है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कितने हैं आपके नंबर ऑफ शेड्यूल्स, ठीक है। तो वो टिल डेट है 395 और 12 शेड्यूल्स हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका राइट आंसर है मोर देन 400 आर्टिकल्स। देखो जो तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, जो तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है आपके 395, लेकिन बीच में आप देखते हो ना कुछ आर्टिकल्स के आगे सब क्लॉजेस आ जाते हैं या कुछ जैसे पार्ट्स आ जाते हैं आर्टिकल के, जैसे आर्टिकल 51A हो गया, ठीक है। तो एक तो आपका आर्टिकल है 51 और दूसरा है आपका आर्टिकल 51A, ठीक है। तो वो काउंटिंग उसकी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसी वजह से ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है मोर देन 400 आर्टिकल्स है। लेकिन जब नंबरिंग के अकॉर्डिंग जाए ना, आर्टिकल नंबर के अकॉर्डिंग जाए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, ठीक है, तो वो जो आर्टिकल है वो आपके वो 395 आर्टिकल्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके आने के कोई ऐसा चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वाज देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो इंडिया का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे। तो एक ये चीज याद रखना, एक तो 395 आर्टिकल्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, टोटल 8 शेड्यूल्स थे। फिर 9 शेड्यूल ऐड किया जाता है, फिर 10 शेड्यूल ऐड किया जाता है। 9 शेड्यूल आपका ऐड होगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में, और जो 10 शेड्यूल होगा वो होगा ऐड आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, ठीक है। फिर 11th और 12th जो शेड्यूल है वो आपके होंगे 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें पंचायती राज और आपका वो आ जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो वैसे जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो आर्टिकल थे 395 थे, और जो ये थे आपके शेड्यूल्स थे वो 8 थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो राइट आंसर है वो है A। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो जो पिछले में आपसे पूछा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ओरिजिनल में कितने थे, इस बार पूछा गया है। ये बात ना आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट आपको इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि ये देखो यहाँ पे बात हुई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे। यहाँ पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है जो अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने हैं, ठीक है। सेम जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जो ओरिजिनल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने थे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड इसलिए आपको लग रहे हैं, और ये इसी अकॉर्डिंग जानबूझ के इसी तरीके से डाले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ। जो अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें अब कितने हैं, अब 12 शेड्यूल्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आर्टिकल्स उतने ही हैं, जो शेड्यूल है वो 12 है और जो पार्ट्स हैं आपके वो है 22।
नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो ये जो आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये देखो 12 शेड्यूल्स अभी हमने किया है, तो कितने क्वेश्चन शेड्यूल्स हैं इसमें, 12 शेड्यूल्स। उसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको ये जो शेड्यूल्स हैं इनका भेजा हुआ है, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भेजे हुए हैं, और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा हुआ है उसका जो आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है ना उसका भी आर्टिकल भेजा हुआ है, ठीक है। तो पीडीएफ उसकी भेजी हुई है। तो जितने भी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना उनको क्या कहते हैं, जो आज की जो अमेंडमेंट्स होंगी ना, जो मैं आपको अमेंडमेंट्स बताऊंगा, या उसके अलावा जो आपको आर्टिकल्स बताए जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो उन आर्टिकल्स के आपको नंबर याद होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है, कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है। पार्ट्स के ऊपर इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको कुछ जो मेन पार्ट्स है ना उनका पता होना चाहिए कि कौन सा वाला पार्ट किससे डील करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 22 पार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं चारों ही बता देता हूं, ठीक है। जो पार्ट 1 है ये आपका डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, ठीक है। इसमें आर्टिकल आते हैं आई थिंक 1 to 4 आर्टिकल्स आते हैं इसमें, ठीक है। फिर जो आपका पार्ट 3 है ये डील करता है आपका इस पे फंडामेंटल राइट से, ठीक है। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 है जो आपका वो डीपीएसपी से डील करता है, ठीक है। और जो पार्ट 2 है आपका वो सिटीजनशिप से डील करता है, ठीक है। तो जो ये आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है सी। और ये जो जितने भी पार्ट्स मैंने बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला पार्ट है किससे डील करता है। बीच में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, मतलब सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 22 के 22 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, तो उनको नोट डाउन करते जाना साइड पे कहीं पे भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा जो है वो मैच करेक्टली नहीं करता है। तो अभी हमने किया ये क्वेश्चन कि जो सिटीजनशिप है पार्ट 2 ये पार्ट 2 से डील करता है, तो ये करेक्टली मैच है। फंडामेंटल राइट्स हमने किया कि ये पार्ट 4 से डील करता है, ये भी करेक्ट है। और हमें ढूंढना है कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ना ये डील करता है क्या कहते हैं आपका पार्ट 4A, ठीक है, 4A से डील करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 से, ठीक है। तो ये 4A से डील करता है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये गलत है, और स्टेट्स डील करती हैं पार्ट 6 से, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन था इसमें वो था ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाइजेस अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, ठीक है। पंचायत का जो 3 टायर सिस्टम है वो आपका लाया गया था, पंचायती एक्ट ही बेसिकली पार्ट 9 से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर है। उसमें पंचायती राज में यही बोला गया था कि जो गवर्नमेंट होगी उसको 3 टायर्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो इसमें इतना तो हमें पता है कि अच्छा अगर नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए आपको कि ये जो पार्ट 9 है ना ये डील करता है उसके साथ क्या कहते हैं आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ, ठीक है। तो जो उसका जो चैप्टर 1 है ना वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के साथ। और जो पार्ट 9 का पार्ट 11 का जो चैप्टर ये है आपका 2 ये डील करता है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस के साथ, ठीक है। मैं गलती से शायद इसको पार्ट 9 बोल गया हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट 11 है, ठीक है, याद रखना। और इसमें आर्टिकल्स भी अगर आपको वैसे इस ये वाले आर्टिकल जो होते हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट होंगे ना वो भी साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है उसमें आते हैं आपके आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक, ठीक है। और जो इसमें आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उसमें आते हैं आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following schedule of Indian Constitution lists the name of states and specify its territories, ठीक है। तो ये अभी हमने किया कौन सा आपका ये जो शेड्यूल है शेड्यूल फर्स्ट, इसमें आर्टिकल 1 to 4 आते हैं, ठीक है। आगे देखो फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद
तो इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की जो सीट्स है उससे डील करता है आपका आर्टिकल शेड्यूल 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। If a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा? जो यूनियन और टेरिटरी की बात होती है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में होती है, ठीक है, कि इंडिया को अगर किसी की जो टेरिटरी है वो एक्वायर करनी है या इंडिया की टेरिटरी कोई एक्वायर कर लेता है तो वो सब आपका डील होता है फर्स्ट शेड्यूल से। उसके अलावा इंडिया मान लो जो अपनी जो टेरिटरी है किसी के साथ वो करना चाहता है, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ जो कुछ आइलैंड्स थे उसके साथ शेयर किए थे, बांग्लादेश से कुछ आइलैंड्स हमने लिए थे, कुछ आइलैंड्स हमने बांग्लादेश को दे दिए थे, ठीक है। तो तभी ये जो मुद्दा था ये उसी पॉइंट पे ये ज्यादा उठा था, ठीक है। तो ये 2018 की बात है, ये देखो तभी पूछा गया ये 2018 में। तो हमने बांग्लादेश के साथ जो अपने कुछ वो थे आइलैंड्स थे वो शेयर किए थे और बांग्लादेश से कुछ आइलैंड्स एक्वायर किए थे, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किए थे। तो उस टाइम पे इसी वजह से ये सवाल जो है ये पूछा गया था, ठीक है। तो और कोई भी न्यू स्टेट क्रिएट करनी है, उसका नाम चेंज करना है, वो सारा कुछ जो है ना वो आपके फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू होगा। आर्टिकल 1 से 4 के बीच इसमें डील किया जाएगा। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं उनमें अमेंडमेंट होगी। तो जो आर्टिकल पर्टिकुलर जिस चीज से डील करता होगा तो उसी में अमेंडमेंट होके जो आपका जो आपको डिजायर रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। To give constitution protection, state land reforms have been included in ये क्या हुआ था कि ये जो पहले तो ये देख लो 7 शेड्यूल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डील करता है आपका लिस्ट सिस्टम के साथ। इसमें 3-4 तरह की लिस्ट है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, ठीक है, फिर है आपकी स्टेट लिस्ट, फिर है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट और उसके बाद है आपकी रेजिड्यूरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो वाली लिस्ट, ठीक है। तो ये जो 7 शेड्यूल है ये तो आपका लिस्ट सिस्टम से डील करता है। और उसके अलावा जो शेड्यूल 8 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डील करता है आपका जो आपकी जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसके साथ जितने भी टोटल आपके 23 जो लैंग्वेजेस हैं ना जिनको इस नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है ये उससे डील करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 10, शेड्यूल तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट्स में देखा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो शेड्यूल 10 है ये आपका डील करता है उसके साथ एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ, ठीक है। और जो बचा हुआ शेड्यूल 9 है इसको क्रिएट किया गया था 1951 में, ठीक है, वो थी आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। उस टाइम पे क्या था कि सरकार को ना जमीनें चाहिए थी और जो लोग थे उस टाइम पे जो आर्टिकल 31 होता था आपका ये जो राइट टू लैंड होता था ना वो आपका ये आर्टिकल होता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो उसको फंडामेंटल राइट से क्या कहते हैं हटा के ना अलग आर्टिकल बना दिया गया था, आर्टिकल 31A, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ना इसके लिए इसके अंदर डाल दिया गया था ये शेड्यूल 9 के अंदर। शेड्यूल 9 में जो भी चीजें आपकी जो 1973 में एक जजमेंट आती है उससे पहले जो भी चीज जो है शेड्यूल 9 में चली जाती थी तो उस पे जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ठीक है। फिर 1973 में एक आती है क्या कहते हैं जजमेंट आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 1973 के बाद जितनी भी जजमेंट्स होंगी वो सारी अगर शेड्यूल 9 में भी है तब भी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए उन पे मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ना उसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेड्यूल नंबर 9। तो जिस भी चीज को उनको प्रोटेक्ट करना होता था ना उसको शेड्यूल 9 में डाल देते थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये शेड्यूल 9 इसी वजह से लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट, जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है। अच्छा इस क्वेश्चन को ना आपको कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होगा, क्या होता है कि बजट से रिलेटेड होगा या फिर हर स्टेट जो होती है वो अपना वो निकालती है क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट आपको पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट पता होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट पता होना चाहिए। स्टेट यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो कानून है वो सिर्फ सेंटर बना सकता है। सेम जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर जो कानून है वो सिर्फ स्टेट बना सकती है, ठीक है, सेंटर नहीं बना सकता। सेम सेंटर वाली जो चीजें होंगी उस पर स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना इस पे जो कानून है वो दोनों बना सकते हैं। अब देखो बात किसकी हो रही है, इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग आप उससे समझ लो बजट और अपने इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो बजट होता है वो स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है, ठीक है। तो उसी से ये जो क्वेश्चन था आपका कॉमन सेंस से भी निकल जाएगा कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये किसके अंदर आती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे, ताकि उस पे स्टेट भी कानून बना सके और सेंटर भी कानून बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
which of the following is the subject of concurrent list? तो जो इसमें राइट ऑप्शन है आपका क्रिमिनल मैटर्स। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैंने ये सारी लिस्ट भेजी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे भेजे हुए हैं, और जितने आपके स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। वैसे अगर इसको मोटे तौर पे समझना हो तो इसको इस तरीके से समझो कि जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे आपका स्पेस रिसर्च हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, या साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो गया, या ऐसी चीज़ें होगी जो मतलब डिफेंस हो गया, ठीक है, जो मतलब देश के लिए टोटली इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल देश के लिए, उन चीज़ों, वो सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके यूनियन लिस्ट में आएंगे। फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जिनके ऊपर स्टेट को ही हक होना चाहिए, जैसे पुलिस हो गई, ठीक है, इसका जो हक होता है वो स्टेट के पास ही होता है, या फिर आपकी रेलवे पुलिस आ गई। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके इसके पास, क्या कहते हैं, आपकी स्टेट के पास। फिर जैसे शेयरिंग ऑफ वाटर आ गया, ठीक है, तो वाटर जो शेयरिंग होगी वो दो स्टेट्स के बीच में होगी, तो उसको जो है स्टेट उसका नहीं दे सकते, स्टेट सब्जेक्ट में नहीं दे सकते। मान लो अगर ये जो आपका वाटर है शेयरिंग, इसका क्या कहते हैं, ये सतलुज रिवर का जो वाटर है, अगर हम इसको स्टेट सब्जेक्ट बना देते रिवर को, ठीक है, तो ये जो रिवर है, ये क्या कहते हैं, पंजाब वालों क्या करते हैं कि वो जो आगे जो पानी है उसको जाने ही नहीं देते, ठीक है। अब जो है ये जो आपका ये जो एग्रीकल्चर का ये जो इसके लिए चाहिए होता है, आपको वाटर चाहिए होता है, ठीक है, तो अब वो उसको क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत तो किसी दूसरी उसको भी हो सकती है, स्टेट को भी हो सकती है। अब मान लो ये जो आपका पानी है ये कहाँ से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है ना, ठीक है, तो अगर ये स्टेट वो होता, आपका स्टेट सब्जेक्ट होता, तो हिमाचल वाले क्या करते कि सारा का सारा पानी रोक लेते, ठीक है, तो वो पानी आगे आता ही ना, पंजाब में ना आता, ठीक है। तो ये जो पानी होता है ना, इस पे किसी का हक नहीं होता, ठीक है, ये जहाँ जहाँ पे बहता है और जहाँ जहाँ पे जो इसका रास्ता होता है, ठीक है, तो उन सब स्टेट्स का, जिस स्टेट्स में से ये बहता है या बह के जाता है, तो उन सब स्टेट्स का ये वो होता है, हक होता है उस पर, ठीक है, मतलब किसी एक स्टेट का या इस पे मालिकाना हक नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं जिन पे स्टेट और जो है आपकी यूनियन दोनों कानून बना सकती है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कॉमन सेंस से समझा जा सकता है। अदरवाइज किसी को लिस्ट चाहिए हो तो क्या कहते हैं, वो अपनी हमारी जो लक्ष्मीकांत की बुक है ना, उसके पीछे में अपेंडिक्स बना हुआ है, वहां पे लिस्ट पड़ी हुई है, और अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे भी मांग सकता है, ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसका है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इस पे स्टेट भी अपने कानून बना सकती है फैमिली प्लानिंग में। मान लो जैसे यूपी है, ठीक है, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब कोई दूसरी स्टेट ले लो, मान लो सिक्किम, वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो अगर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है कोई कानून बना दे कि पॉपुलेशन हमें कम करनी है, तो जिस स्टेट की ऑलरेडी कम है वो कहाँ पे जाएगी, ठीक है, वो तो जिस स्टेट की कम है वो उस तरीके की क्या कहते हैं मेजर्स लेके आएगी कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो थोड़ी बढ़े, ठीक है, तो वो उस तरीके से मेजर्स लेके आएगी। किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है तो वो उस तरीके के मेजर्स लेके आएगी कि पॉपुलेशन किस तरीके से कम हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो सब्जेक्ट है इसको इस पे रखा गया है आपके कॉन्करेंट लिस्ट में, कि जो हर स्टेट है अपने अकॉर्डिंग कानून बना सके और सेंटर भी इस पे कानून बना सके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाई इन द अगेन कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये है आपका यहाँ पे एजुकेशन। ये देखो, ये जो है ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है, ये जो डिफेंस है ये है आपका यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट एंड वाज ट्रांसफर टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको ट्रांसफर किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये आई थी 1976 में। और ये जो 44th अमेंडमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आई थी 1978 में, ठीक है। तो ये जो आपकी ये है ये इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लिस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ट्रू है। स्टॉक एक्सचेंज ये आपका कॉन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जो लिस्ट वाले जितने भी सब्जेक्ट ये है ना, क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाले ये जितने भी ये हैं कि कौन से उसमें ये है, तो जो इंपॉर्टेंट है ना वो बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, रुक जाओ। लिस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हुए हैं हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत रेयर है, ठीक है, सच मैंने कहीं पे देखा नहीं है हमारे पंजाब के एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 यस इसके चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 यस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ यस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है
बी स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इन्होंने जो सब्जेक्ट्स उठाए हैं ना इसमें ऑप्शंस बहुत बेकार बेकार से हैं, ठीक है। वो पोस्ट बैंक वाला ये पूछ लिया, हेल्थ सर्विसेज पूछ लिया, हेल्थ पब्लिक हेल्थ पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये हमने किया है 10th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th शेड्यूल आपका डील करता है इसके साथ, लैंग्वेजेस के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 10th शेड्यूल था ये लेके आया गया था 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। जहां जहां पे मैं ईयर बोल रहा हूँ ईयर इंपॉर्टेंट है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल रहा हूँ वो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस 10th शेड्यूल रिलेट्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसका राइट आंसर है डी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, तो किसको इंक्लूड नहीं किया गया? एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और रेलवे ये तीनों यूनियन का पार्ट है और ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 25th, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको स्टेट लिस्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको इंक्लूड किया गया है? तो वो है आपका ये रेलवे पुलिस। एजुकेशन जो है ये आपका मैं श्योर नहीं हूँ इसका, ठीक है, एजुकेशन का कि कौन सा ये सब्जेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन विच लिस्ट ऑफ, लेकिन ये ढूंढ लेना, ठीक है, ये एजुकेशन वाला देख लेना, मे बी हमारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आ जाए तो पता चल जाएगा। ये इसको ढूंढ लेना ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, ठीक है, ये जनरली मैं देखता हूँ ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड किया गया था स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट is in list 3 concurrent list of 7th schedule of Constitution of India। तो ये है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो मैरिज है, डाइवोर्स है, ये अडॉप्शन है, इसको किस में, ये कौन सी लिस्ट में है? आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फी इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट, ठीक है। तो ये पता ही आपको, ये 7th शेड्यूल में आएगा आपका, क्योंकि जो लिस्ट सिस्टम है आपका ये इसमें आता है, ठीक है। और यही आपका ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, यही डिफाइन करता है जो आपका 7th शेड्यूल है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट। तो रेलवे पुलिस, ये याद रखना, ठीक है। जो रेलवे है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 31 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लैंड रिफॉर्म्स कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, ये जो आपके लैंड रिफॉर्म्स हैं ये किसका पार्ट है? ये है स्टेट लिस्ट का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है शेड्यूल नंबर 5th। शेड्यूल 5th और जो 6th है ना, ये इसी की बात करते हैं, शेड्यूल एरियाज की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं। दोनों में ना माइनर सा डिफरेंस है। जो तो शेड्यूल 7 है ना, वो बात करता है आपकी 4 स्टेट्स की, ठीक है। 4 स्टेट्स अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन आएगा उसी से देखते हैं इसको। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जो ये है ना आपकी जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, जो शेड्यूल 6 है, ये 4 स्टेट्स पे अप्लाई करता है, ठीक है। एक तो है आपकी असम, दूसरी है मेघालय, तीसरी है त्रिपुरा, चौथी है मिजोरम, ठीक है। इन 4 स्टेट्स पे ये जो आपका शेड्यूल 6 है वो लगता है। और उसके अलावा जितने भी शेड्यूल एरियाज आते हैं ना, उस पे लगता है आपका शेड्यूल 5th, ठीक है। बस यही दो मोटा मोटा डिफरेंस है, और यही जो डिफरेंस है यही कंफ्यूज करता है। और जो ये है आपकी पीपीएससी इसी पे खेलेगी आपके साथ, अगर उसको खेलना होगा ना
तो इसी कंफ्यूजन पे खेलेगी। तो इतना याद रखना कि जो तो शेड्यूल 5 है वो जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं कुछ स्टेट्स को छोड़ के, कुछ कौन सी 4 स्टेट्स को छोड़ के जिनके नाम मैंने अभी लिए, कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन 4 का छोड़ के बाकी सारे जितने भी शेड्यूल एरियाज आएंगे, शेड्यूल एरिया लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखना, शेड्यूल एरिया उसको करेगा। और जो आपका शेड्यूल 6 है वो करेगा ट्राइबल स्टेट्स को, ठीक है। उसमें ट्राइब की बात की हुई है, ट्राइबल स्टेट्स ऑफ क्या कहते हैं आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है फिफ्थ शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच स्टेट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन पे लागू होगा, मणिपुर पे नहीं होगा, तो राइट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट आते हैं, शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया कि जो 4 स्टेट्स हैं कौन कौन सी हैं, एक तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा इसमें 35 में वो बनेगा बी, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पे जो है 6 जो शेड्यूल है वो लागू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड टू, किस लिए बनाई गई थी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो जो तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम में, वो डील करेंगे शेड्यूल 6 के थ्रू, और जो बाकी जगहों पे जितने भी जगहों पे जो रहते हैं वो करेंगे इससे, आपके शेड्यूल 5 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, constitutional status has been given to panchayats under article 243। article 243 important है, और ये जो पंचायती राज है आपका ये डील करता है, इसमें आर्टिकल्स आते हैं 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है, ओ तक। उसके बाद पी के बाद पी से शुरू हो जाते हैं आपके म्युनिसिपैलिटी के जो है आर्टिकल्स, उसके शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 11th शेड्यूल है वो किससे डील करता है, पंचायती राज से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, म्युनिसिपैलिटी वाला जो है वो डील करता है आपका शेड्यूल 12th, ठीक है, उससे, मतलब शेड्यूल 12th डील करता है म्युनिसिपैलिटी से। क्वेश्चन नंबर 39, the provisions that no bill imposing tax can be introduced in legislature except on the recommendation of president, ये किस में बोला गया है, ये बोला गया आपका आर्टिकल 117 में। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल ये भी है आपका आर्टिकल 117। 2 तरीके के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो चीज है ना ये बहुत बार पूछ चुकी है, ये आपकी क्या कहते हैं पीपीएससी भी और आपकी यूपीएससी भी, ठीक है। तो ये राइट आंसर आर्टिकल 312, ठीक है। ये कहता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसको कंडक्ट करवाए, ठीक है। तो वो है आपका आर्टिकल 312। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल इज प्रॉपरली मैच्ड, ठीक है, कौन सा प्रॉपरली जो है वो मैच कर रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसका जो है आपका आर्टिकल आएगा 124, ठीक है। तो ये वाला जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा। उसके बाद जो है जो आपका यूनियन यूपीएससी, इसका अभी हम करके गए हैं, ये कौन सा आर्टिकल है 312, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का जो आपका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76, ठीक है। ये मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये क्या कहते हैं सबको ना तो सबको याद होते हैं, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है 395 किसी को याद नहीं होते, ठीक है, और टोटल देखा जाए तो 400 प्लस है, किसी को याद नहीं होते सारे के सारे, और आपको सारे के सारे याद भी नहीं करने होते, ठीक है। इस पे ना जनरली जो क्वेश्चन आता है आपको मैच द फॉलोइंग करके आता है, ठीक है। आगे जाके देखोगे आप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बहुत सारे डाले हुए हैं हमने क्वेश्चंस। वो डालने का रीजन यही था कि आपको समझाना था कि किस तरीके से आपको जो आर्टिकल्स वगैरह हैं इनको याद करना है, या शेड्यूल्स वगैरह हैं उनको याद करना है, ठीक है। दूसरा, इसको याद करने का तरीका ना थोड़ा इस तरीके से होता है, चलो आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 324। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो है आपका ये आर्टिकल 39A ये आपका डील करता है इसके साथ, डीपीएसपी के साथ। आर्टिकल 40 ये भी आपका उसी में आता है डीपीएसपी में। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आपका ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन है डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 78 इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो आर्टिकल होता है, विच वन ऑफ दोस फॉलोइंग इज द मैच्ड करेक्टली, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 17 नहीं होता, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। हाँ, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो 44 का जो आपका आंसर है वो है आर्टिकल 352। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पार्ट, अच्छा करेक्टली मैच्ड फंडामेंटल राइट्स ये आता है आपका पार्ट 3 में, ठीक है, ये पार्ट 2 में नहीं आता, तो ये मैच्ड नहीं है, करेक्ट नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3 होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने सिटीजनशिप बोला है। पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो यस इट डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, ये करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये डील करता है पार्ट 4 से, ठीक है, पार्ट 4 ये गलत है, डी वाला गलत है। जो आपका डीपीएसपी है ये आपका डील करता है पार्ट 4 से, और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो डील करती है आपकी पार्ट 4A से, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन सा जो है आपका करेक्टली मैच नहीं करता। पंचायती राज यस, म्युनिसिपैलिटीज यस ये भी करेक्टली मैच्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी करेक्टली मैच्ड है। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10 जो है वो मैंने आपको बताया था, वो किससे डील करता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है। तो जो ट्रिब्यूनल से जो डील करता है ना वो है आपका पार्ट 14A, ठीक है, 14A ए भी याद रखना है, 14A जो है वो आपका डील करता है इसके साथ, ट्रिब्यूनल्स के साथ, ठीक है। तो हमें जो है इनकरेक्ट जो है वो फाइंड करना था, जो ट्रिब्यूनल्स का इन्होंने दिया पार्ट 10, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है 46 का वो है डी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद करेक्ट चूज करनी है कि करेक्ट कौन सी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 20 पार्ट्स, तो ये गलत है। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, नहीं ये इतने नहीं है। नेक्स्ट 9th, 10th and 11th and 12th schedule were added Constitution of India by Constitutional Amendment Acts, ठीक है। तो जो 3 ऑप्शन है सिर्फ 3 वाला करेक्ट है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर enshrined in the schedule of आर enshrined इन द 3rd शेड्यूल, ठीक है। 3rd शेड्यूल आपका बात करता है ओथ्स के साथ, ठीक है। 3rd शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस पे इतने सच क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, बनाने का रीजन भी बताता हूँ आपको कि आपको जो शेड्यूल्स है ना वो अच्छे से पढ़ने होते हैं। अब देखो इसमें ओथ्स की बात हो रही है, उसमें जो आपका 3rd शेड्यूल है ना वो ओथ्स की बात करता है। किस किस की ओथ की बात करता है पहले वो सुन लो। एक तो जितने भी आपके यूनियन मिनिस्टर्स होंगे ना, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो आपके जैसे ये होते हैं ना, जो आपके उसमें होते हैं कैबिनेट में होते हैं, उनको यूनियन मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर्स की जो ओथ होती है वो डील करती है 3rd शेड्यूल में, ठीक है। मतलब 3rd शेड्यूल ओथ की बात करता है, किस किस की ओथ की बात करता है, एक तो यूनियन मिनिस्टर्स की। फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, कैंडिडेट्स कौन होते हैं, जो कि इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है, कुछ पहुंचते हैं कुछ नहीं पहुंचते, लेकिन जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी ओथ की बात करता है। फिर उसके बाद जो जीत जाते हैं इलेक्शन वो बन जाते हैं एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी उसकी बात करता है। फिर जो आपके जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनकी जो ओथ होती है उसकी वो उसमें आती है, 3rd शेड्यूल में आती है। उसके बाद जो आपका कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसकी जो ओथ है वो इसमें आती है। उसके बाद जो आपका स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी आती है, स्टेट मिनिस्टर्स जैसे जो स्टेट के जो कैबिनेट में होते हैं वो वाले मिनिस्टर्स। फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं स्टेट एमएलए के, ठीक है, एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ओथ इसमें आती है। और उसके बाद जो आपके एमएलए जो है बन जाते हैं, ठीक है, उनकी ओथ की जो बात आती है इसमें। तो अब देखते हैं इसमें किस किस की बात नहीं हुई, ठीक है। तो एक जो प्रेसिडेंट की ओथ है ना उसकी बात नहीं की गई है कहीं पे भी, ठीक है, 3rd शेड्यूल में। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर enshrined इन 3rd शेड्यूल, ठीक है। तो किस किस की जो है 1st की, 2nd की और 4th की, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे ऑप्शंस। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 1st, 2nd एंड 4th, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं,
मैच द फॉलोइंग, वो आ गए, ये अच्छे वाले क्वेश्चंस आ गए। अब तो इसमें देखो, अच्छा हाँ, इसमें ना यूनियन लिस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट में है, कितने जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो आपका यूनियन लिस्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 97 सब्जेक्ट्स। और जो आपका स्टेट लिस्ट है उसमें उससे कम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 66। और जो सबसे कम है ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं पता होने चाहिए, पर हाँ इसके आसपास आपको पता होना चाहिए कि इसके आसपास होते हैं ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बेयरिंग ऑन एजुकेशन, ठीक है, कि एजुकेशन की बात किस किस में होती है, ठीक है। तो डीपीएसपीज में आपकी एजुकेशन की बात होती है, यस। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में एजुकेशन की बात होती है, यस। 5th शेड्यूल जो कि डील करता है आपके शेड्यूल एरिया से एक्सेप्ट 4 स्टेट्स। 6th शेड्यूल आपका डील करता है 4 स्टेट्स के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनसे, ठीक है। 7th शेड्यूल है वो आपका डील करता है आपका उससे क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट्स। तो इन सब में जो बात होती है एजुकेशन की बात होती है, ठीक है। तो जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग करने हैं आपको, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ जो है ना वो आपको मतलब बिल्कुल ना आपके उसमें होने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए। जैसे ये पार्ट जो है आपका 15 है, ये आपका डील करता है इसके साथ, इलेक्शंस के साथ, ठीक है। इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डील करती है आपकी 18 के साथ, ठीक है, पार्ट 18 के साथ। इनमें ये जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, इनमें बेस्ट चीज ये होती है कि आपको एटलीस्ट दो पता हो ना, तो जो आपका आंसर होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे जो हमारा आंसर निकलता है नहीं निकलता। हमारा जो आंसर था ना सिर्फ एक से ही निकल जाता अगर हमें ये पता होता ना कि ये जो आपका इलेक्शन है किस पार्ट से डील करता है, ठीक है। तो इसी से अपना आंसर निकल जाना था, ठीक है। और फ्रैंकली मुझे खुद भी सारे ये जो है मुझे खुद भी याद नहीं है, मैंने बस इंपॉर्टेंट याद करके रखे हैं, ठीक है। उससे जो मेरा जो आंसर है हमेशा निकल जाता है, ठीक है। अगेन मैच द लिस्ट मैच करनी है हमें, तो देखते हैं। लिस्ट 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है ये मैंने आपको बताया था कि उससे होगा ये आपका एक मिनट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि किसमें आता है। एक तो शेड्यूल 1 में बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये पार्ट 1 से डील करता है। तीसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सीधा का सीधा ये हमारा मैच हो रहा है आर्टिकल 3 से, ठीक है। और दूसरा इसके पास वाला कोई आर्टिकल यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 3 की बात हो रही है, आर्टिकल 323 की बात हो रही है, और यहाँ पे पार्ट 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना निकल गया हमारा। दूसरा ये तो सारे इजी हैं इसमें, तो ऑलमोस्ट 3 तो बिल्कुल मैं ये चौथा क्या कहते हैं, ये जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए चौथा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे हमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये जो बाकी के 3 है ना, ये तो सबको पता होने चाहिए। जैसे ये सिटीजनशिप है, ये पार्ट 2 से डील करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपके पार्ट 3 से डील करते हैं, ठीक है। और जो बचता हुआ है वो सीधा आपका वही बच गया ट्रिब्यूनल्स वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन था वो कौन सा था, वो है आपका ऑप्शन बनता है ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, अगेन लिस्ट वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है आपको, शेड्यूल दिए हैं, उनको मैच करना है सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो आपका जो शेड्यूल 4 है वो किससे डील करता है, शेड्यूल 4 छोड़ो, ये शेड्यूल 8 करो। शेड्यूल 8 आपका डील करता है, मैंने कराया आपको लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है। शेड्यूल 8 इससे करता है। और जो ये आपका शेड्यूल 9 है, ये मैंने शुरू में बताया था ना, ये किस लिए ऐड किया गया था, क्रिएट किया गया था इसी के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 2 मिल गए हैं, ठीक है। अब आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या कहते हैं, ये जो आपका शेड्यूल 4 होता है ये डील करता है आपके ट्राइबल एरियाज के साथ, और जो ये है आपका शेड्यूल 6 है ये डील करता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ। उसके अलावा जो मुझे ये सब चीजें इस वजह से भी याद है ना, क्योंकि क्या कहते हैं जो ये होते हैं ना एडवोकेट्स होते हैं, ये जनरली जो अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको कवर करते हैं ये बेयर एक्ट से, ठीक है। बेयर एक्ट में क्या होता है कि जो चीजें होती है ना वो बिखरी पड़ी होती हैं, ठीक है। आपको ढूंढ के लाना पड़ता है चीजों को। अगर आपने एक बुक से किया होगा ना, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत की बुक से किया है, ठीक है, तो मुझे उसके अगर मुझे उसके आर्टिकल्स नहीं ना याद, या मुझे उसके पार्ट्स नहीं याद, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था,
जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैंने उस बुक को ना 5-6 बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या, अगर मुझे कोई आर्टिकल भूल भी जाता है ना, मतलब कोई चीज़ मेरी टिप पे नहीं है, वैसे तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, ये मेरी टिप्स पे हैं। अगर मुझे कोई चीज़ भूल भी जाती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अपने दिमाग में ना उसके नंबर ऑफ चैप्टर्स को रिपीट करता हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर था वो कौन सा था। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल जो आपकी अंडरपिनिंग्स है उसके बारे में है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई गई है, ठीक है। उसी तरीके से फिर इसके जो चैप्टर्स हैं उस तरीके से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कि जैसे आपका प्रीएम्बल सबसे पहले आएगा, जो इंपॉर्टेंट, बीच में मैं 2-3 चैप्टर्स जो है उसको स्किप कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रीएम्बल आएगा, ठीक है, फिर इन्होंने यूनियन वाला सब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर लेके आएंगे, उसी चैप्टर के बाद फिर आपका सिटीजनशिप वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। सिटीजनशिप के बाद आपका जो चैप्टर शुरू हो जाएगा, आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल राइट्स का शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डीपीएसपीस का शुरू हो जाएगा, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी ये शुरू हो जाएगी, यूनियन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने चैप्टर्स इस तरीके से बनाए, और जो आपके आर्टिकल्स हैं ना, वो भी इसी जो मैनर है, इसी मैनर में चलते हैं। जैसे जो पहले 4 आर्टिकल्स हैं वो आपके डील करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी से, ठीक है। और उसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, आपका सिटीजनशिप का। तो उसके जो बाद आर्टिकल 5 से लेके क्या कहते हैं आप, आर्टिकल आई थिंक 10 या 11 तक जो है वो डील करते हैं आपके सिटीजनशिप के साथ, ठीक है। तो मैं उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूँ कि कौन सा जो आर्टिकल है किसके साथ डील करता है, ठीक है। और उसके बाद सेम गोज फॉर आपका ये शेड्यूल्स एंड पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स भी उसी सीरियल ऑर्डर में उन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को अगर आर्टिकल्स नहीं भी याद ना, तो मुझे चैप्टर्स याद हैं कि इस चैप्टर के बाद ये वाला चैप्टर था। भले ही मुझे चैप्टर का नंबर ना याद हो, मुझे आर्टिकल ना याद हो, लेकिन मुझे सीरियल ऑर्डर याद है कि इस सीरियल ऑर्डर के बाद ये चीज आएगी, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा गैस लगा के ना मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। वो जो मैं पीछे ये बात जो आपको पीछे बतानी थी ना, वो यही वाली बात बतानी थी, जिसको मैंने बोल दिया था कि आगे जाके बताऊंगा जब ये मैच द फॉलोइंग्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपका 53 का जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग। तो जो है आपका शेड्यूल 8 है, ये डायरेक्ट करता है आपका ये लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 है आपका, शेड्यूल 9 फिलहाल छोड़ देते हैं। शेड्यूल 10 है ये आपका ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। आगे के चाहे तो नहीं भी पता ना, तो फिर भी आपका आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डी का हमें 3 चाहिए और बी का चाहिए 1, ठीक है। तो जहाँ पे बी का 1 होगा और डी का 3 होगा, एक मिनट, डी का 3 नहीं चाहिए, बी का 1 और डी का 2, हाँ डी का 2 है ना ये डिफेक्शन, डी का 2 और बी का 1, ओके। D2 ये रहा, D2 एंड B1, राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट आओ, यूनियन लिस्ट और ये वाला, ठीक है। तो जो आपका ये जो होता है ना यूनियन, ये जो आपका स्पेस रिसर्च है ना, इसको इसमें रखा गया आपका रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में, ठीक है। और जो ये आपका सेंसस कंडक्ट करवाता है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आई थिंक NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या हाँ ऐसा ही कुछ होता है, NSSO। ये सेंसस करवाती है और ये इसकी है आपकी यूनियन बॉडी है, ठीक है। तो जो सेंसस करवाना होता है वो ये करवाता है, यूनियन करवाता है। और उसके अलावा ये जो है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो भी ये बनेगा 55 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है, ए। वैसे भी इसी से निकल जाता है, अगर आपको यूनियन का पता था ना कि सेंसस करवाता है, ठीक है, यूनियन ही करवाता है, तो उसी एक ही से आंसर निकल जाना था आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें देखते हैं, तो ये देखो मैं अभी बताया ना कि ये देखो आर्टिकल्स हैं, ये देखो इसके अकॉर्डिंग चलते रहो। ये आर्टिकल ये जो 5 है ये सिटीजनशिप से डील करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 से आपकी जो इमरजेंसी प्रोविजंस है 352 से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, और चलो आगे करवाता हूँ ये आगे इमरजेंसी वाला, ठीक है। तो 2 आपको मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे बी का वो 2, बी का 2 ये रहा, एक ही जगह पे है यहाँ पे। और सी का देख लो, सी का चेक कर लो एक बार, हाँ सी का 3 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अगेन लिस्ट आर्टिकल्स के साथ ये करने हैं आपको, लिस्ट करना है। अच्छा इसमें क्या कहते हैं, ये जो आपका आर्टिकल है ना DPSPs वाला,
ये आर्टिकल है ये वाला, ये आपका राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, या ये वाला है। और डीपीएसपीज, इसके बाद आपके डीपीएसपीज शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो पहले आर्टिकल 14 आया, ठीक है, फिर आर्टिकल आया आपका ये वाला, ठीक है, 76 सॉरी 36। तो जो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ये वाला। देखते हैं अभी यहाँ पे कौन सा, ए का जहाँ पे 3 हो और बी का 4 हो, A3 B4, ये डी, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ये लो। ये देखो सबसे पहले मैंने बोला था ना यूनियन वाला सब्जेक्ट आता है, यूनियन वाला आपका चैप्टर है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उसमें यही बात की हुई है कि कोई न्यू स्टेट को ऐड करना हो, न्यू स्टेट का नाम चेंज करना हो, ठीक है, स्टेट का एरिया चेंज करना हो, वो सब किसके आएगा, आपके आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो 2 निकल गए, बाकी 2 अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन एंड डिटेंशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 22 के अंदर आता है, ये वाला, ठीक है। और जो बचा हुआ वो प्रेसिडेंट की पावर आ जाएगी 111, ठीक है। तो जिसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आर्टिकल 54, 75, 155, 164, ठीक है। बहुत अजीब से आर्टिकल्स दे दिए हैं इन्होंने, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये अब उससे निकलेगा आपका, अगर आपको चैप्टर्स नंबर याद होंगे, ठीक है। तो जो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना, प्रेसिडेंट का चैप्टर है, वो पहले आता है, और उसके बाद जो है आपकी वो आती है, क्या कहते हैं आपका, ये जो होता है पार्लियामेंट आती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का चैप्टर पहले आता है, तो जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगी वो होगा आपका आर्टिकल ये वाला 54, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये आ जाता है ये, और उसके बाद गवर्नर की बात होगी, ठीक है, गवर्नर की बात, और उसके बाद जो बचता हुआ है वो बाकी तो आपका उससे निकल भी जाएगा, ऑप्शन से निकल जाएगा। तो देख लो ए का ऑप्शन 1 कहाँ पे है और बी का ऑप्शन 2 चाहिए हमें, ए का 1 बी का 2, ठीक है। तो ये इससे निकल जाएगा, और 3 वाला भी निकल गया हमारा, ठीक है। 1 2 3 आ गया, तो चौथा जो बचता है आपका ऑप्शन वो यही वाला होगा, ठीक है, 4th। नेक्स्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देखते हैं। अच्छा ये आर्टिकल जो है ना ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल ये आपका 323, ठीक है, ये डील करता है आपका ट्रिब्यूनल्स के साथ, ठीक है। और उसके अलावा आर्टिकल 324 ये डील करता है आपका इसके साथ, ये जो है क्या कहते हैं इलेक्शंस के साथ, ठीक है। तो इलेक्शन पे इस बार आपको सवाल आएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट इलेक्शन पे सवाल जरूर आएगा इस बार आपको। उस पे भी हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस है ना आज जो आज वाला ये जो टेस्ट है ये लास्ट टेस्ट है। इसके बाद हम ना जब 1 अक्टूबर से आपके जो टेस्ट हैं उसको रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस उसमें करवाएंगे। आपका है इसमें राइट ऑप्शन बनता है आपका ये वाला बी, सॉरी सी, बी का ऑप्शन जहां पे हो 1 और ए का ऑप्शन हो 2, ठीक है, A2B1, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन था ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, अजीब से आर्टिकल्स थे इसमें। नेक्स्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ये है आर्टिकल 368, ठीक है। इसमें 3 तरह की अमेंडमेंट्स की जाती है, सिंपल मेजोरिटी और जो है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट्स के असेंट के साथ, ठीक है। ये है आर्टिकल 368। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस कमीशन। अच्छा एक है आपका ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ये है आपका आर्टिकल 3112, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका फाइनेंस कमीशन, उससे पहले है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 280। एक ना पिछला अभी जो हरियाणा पीसीएस होके हटा है ना उसमें एक आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी पे सवाल आया था, इनडायरेक्टली सवाल पूछा था उन्होंने। सवाल इस तरीके से था कि उन्होंने ना आर्टिकल 28 को डिफाइन किया हुआ था, वहां पे 4 आर्टिकल्स थे, उन 4 आर्टिकल्स को डिफाइन किया गया था, और साथ में पूछा गया था कि ये हम क्वेश्चन था कि ये 4 आर्टिकल्स जो हैं इनको हमने डिफाइन किया, अब आप बताओ ऑप्शंस में बताओ कि बहुत घुमा के था वो क्वेश्चन कि इनमें से जो कौन सा आर्टिकल है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अभी तक लगाई नहीं गई, ठीक है। तो जो आर्टिकल ये जो 280 था ना वो जो था वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो जो उसका आंसर था वो था आर्टिकल 280 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और आपको भी याद रखना है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक लगी नहीं है कभी भी, ठीक है, ऐसा मतलब मौका आया नहीं है, और भगवान करे आए भी ना, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, ये है आर्टिकल 360। तो जो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी 4312, 4 3 1 एंड 2, ठीक है।
सॉरी सी का 1 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 360, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, यहाँ पे गलती हो गई है, बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। अच्छा, कंट्रोलर, ये कंट्रोल कैग जो है इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये जो ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, ये देखो बार बार पूछे हैं ट्रिब्यूनल्स पे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये जो ट्रिब्यूनल वाला है ये इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी का आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 315, ठीक है। आर्टिकल 312 से लेके 315 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके यूपीएससी से डील करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ये आ गया इस पे यूपीएससी पे ये 315। और जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है ना, अगर उन पे कोई भी केस होता है या उन्होंने कोई भी केस करना है तो वो इसमें जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो आर्टिकल 323 है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 2 से हमारा आंसर निकल जाएगा, तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट, आर्टिकल 215, आर्टिकल जो आपका 215 है ये डील करता है कि जो आपका, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, आप क्योंकि ये एडीए का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है आर्टिकल 215 डील करता है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये बात करता है इसकी। उसके अलावा आर्टिकल 226 ये डील करता है आपका पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ठीक है। जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की, और आर्टिकल 226 ये पावर देता है इसको हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने की, ठीक है। और फ्रैंकली ये जो 2 आर्टिकल्स है ना, ये मुझे भी नहीं पता क्या कौन सा आर्टिकल किसके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आर्टिकल। और यही मैंने समझाना है आपको कि ये देखो 2 अगर आपको मेन आर्टिकल्स आते हैं ना, तो उससे जो आपके क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ए का जो है वो 4 आना चाहिए, ठीक है, तो ए का 4 कहाँ पे, 2 जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सी है उसका आंसर आना चाहिए 3, ठीक है, तो ये यहाँ पे है 3। अच्छा, यहाँ पे फंस गए हम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं 222 और 227, ट्रांसफर ऑफ 1 जज फ्रॉम हाई कोर्ट और पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो आर्टिकल 2 ये देखो आर्टिकल 226 किसकी बात कर रहा था, अभी कॉमन सेंस से निकाल के बताता हूँ। आर्टिकल 226 किसकी बात कर रहा था आपसे ये कर रहा था पावर ऑफ हाई कोर्ट की, ठीक है। तो उसके साथ वाला जो आर्टिकल होगा 227 वो भी पावर की ही बात करेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली डी का आंसर जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, कि जब जो आर्टिकल 226 अगर ये पावर की बात कर रहा है तो जो 225 होगा या 227 होगा वो भी पावर की बात कर रहा होगा, ठीक है। इतना सा रिस्क लेके ना आपको डी का देखो 2 कहाँ पे आ रहा है, डी का 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जो मैं आंसर बताता हूँ, जो इसका राइट आंसर है, जो आपकी आंसर की है उसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। इस तरीके से ना, इस तरीके से ये देखो थोड़ी सी अगर नॉलेज रखोगे ना, रट्टा नहीं लगाओगे चीजों का, ठीक है, तो थोड़ी सी नॉलेज से भी ये जो आपके आंसर्स हैं ये सॉल्व हो सकते हैं। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे इन दोनों का जो ये था ये नहीं पता था, ठीक है, कि ये आर्टिकल किससे डील करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग अगेन, आर्टिकल 76, 148, 75 1 और आर्टिकल 75 क्लॉज 1 और आर्टिकल 131, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका चैप्टर से निकलेगा, ये वाला जो ये है आपका क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर्स जो हैं, अगर आपको आर्टिकल्स नहीं आते और आपको चैप्टर्स जो हैं सीरियल ऑर्डर में वो याद हैं, ठीक है। तो जो अटर्नी जनरल होता है वो उसका आर्टिकल आएगा सबसे पहले, ये 76, ठीक है। अटर्नी जनरल से पहले जो आपका ये होता है ना, क्या कहते हैं, चैप्टर होता है अटर्नी जनरल से, वो होता है इसका यूनियन का, ठीक है। तो यूनियन की बात पहले हो रही है, उसके बाद अटर्नी जनरल की बात होती है, ठीक है। तो देख लो अब आपका सी का डी कहाँ पे है, सी का क्या है 4, सी का 4, अच्छा 2 जगहों पे है सी का 4, ओके। और साथ में हमने देखना है कि ए का 3 कहाँ पे है, ए का 3 यहाँ पे, ये लो आपका आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा क्योंकि आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कंट्रोलर जनरल वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 65 पे, मैच द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और आपके आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये है आपका राइट टू इक्वालिटी,
आर्टिकल 14 मोस्ट इजीएस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन निकल रहा है, हमारा आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो जो है ए का हमने 3 टिक किया है, तो ये लो ए का 3 एक ही जगह पे है, ठीक है। तो बी आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अगेन लिस्ट को मैच करना है। अच्छा, पार्ट 9 किससे डील करता है? पार्ट 8 और है पार्ट 4A और पार्ट है 9A, ठीक है। पार्ट 9 एंड 9A। तो जो पार्ट 9 है आपका, ठीक है, वो आपका डील करता है, पार्ट 9 जो हमने किया था वो डील करता है आपका इसके साथ। पहले ये कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इजी है। ये देखो, ये सी वाला फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, ठीक है, ये इजी है, पार्ट 4A इससे डील करता है। और उसके बाद जो आपका इससे देखो आंसर निकल लो, इसी से आंसर निकल गया आपका सी का 4 एक ही जगह पे है, ये लो। नेक्स्ट लिस्ट मैच करनी है हमें, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन करता है आपका, अच्छा द यूनियन है, ओके। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 18 इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। राइट्स का ये पार्ट 3 है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, ठीक है। 4 निकल गए, चौथा खुद ब खुद निकल जाता है हमारा, ठीक है। यूनियन डील करता है पार्ट 5 से, ठीक है। देख लो क्या ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बनता है ए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रीएम्बल के क्वेश्चंस। बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द आर कंट्री मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कंट्री जो हमारी मेंशन की हुई है भारत एंड इंडिया, ठीक है, इससे मेंशन किया गया हमारी कंट्री को, तो राइट ऑप्शन है ए। अच्छा, ये जो आपको सीरियल ऑर्डर है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको कहीं पे लिख के रख लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये याद होना चाहिए, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। बार बार इसको बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, ये याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसी तरीके से याद किया था, मुझे क्या कहते हैं मतलब इसका कोई वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, ठीक है। कई लोगों को हो जाता है याद, कईयों को नहीं होता, मैंने ऐसे रट्टा मार के याद किया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ मैं रट्टा मारता हूँ मैं बता देता हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं याद होती, तो इसका मैंने रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। और जब भी, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है मैं बस अपने आंखें बंद करके ना ये जो लाइन होती है इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा आंसर उससे निकल आता है, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये है, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, अच्छा पूरा प्रीएम्बल लिखा हुआ है, उसमें बोला है कि ये जो एक्स है ये किसको डिनोट करता है, ठीक है। एक्स जो यहाँ पे एक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है आपका 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। इस दिन को जो था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस पे सभी जो इसके मेंबर्स थे उनके साइन हो गए थे, ठीक है। लेकिन हमने अडॉप्ट किया उसको 26 ऑफ जनवरी को। उसका रीजन था कुछ, पिछली क्लास में हमने किया था, पिछला जो ये थी आपकी मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने आपको प्रॉपर रीजन बताया था कि स्वराज पार्टी ने इस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था 1930 में, ठीक है। 1930 या 1929, 1930 में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस दिन जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, तो उस दिन थे हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये जो बाकी के जो 2 वर्ड्स है ना, सोशलिस्ट और ये जो सेकुलर वर्ड है, इनको बाद में ऐड किया जाएगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि आएगी 1976 में, हाँ 1976 में, ठीक है। तो ये जो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट, ठीक है। कौन डिक्लेयर करता है इंडिया को सेकुलर स्टेट, तो वो करता है आपका प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल में हमारा प्रीएम्बल कहता है कि जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट, which one of the following words was not included in the preamble, ठीक है। प्रीएम्बल इन 1975, ठीक है। तो जो कौन सा वर्ड था वो इसको नहीं इंक्लूड किया गया था, वो था ये इंटेग्रिटी, ठीक है। इसको इंक्लूड किया जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in which of the form is India declared in which form is India declared in the preamble of Indian Constitution, ठीक है। तो इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर किया गया, वही चीज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये चीज है ना, ये मुझे याद हुई थी, भगत सिंह की एक मूवी थी, ठीक है। उसमें भगत सिंह ये बात दोहराते हैं, ठीक है।
कि यही वाली सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म सोशलिस्ट वाज ब्रॉट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, आपका द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंक्लूडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सेकुलरिज्म किससे इंसर्ट किया गया था? 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, इंडिया इज रिपब्लिक, इंडिया जो है वो रिपब्लिक है, जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब बताना है। रिपब्लिक होने का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि जो राजा हम पे राज करते थे ना, तो जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता था। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, इन्होंने बोला था कि अब जो है मतलब जो रूलर्स होंगे वो हेरिडिटरी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो हेरिडिटरी ये थी रूलिंग थी, इसको हटाया गया था। ठीक है, तो जो रिपब्लिक होने का मतलब यही होता है कि कोई भी जो ये होगा रूलर्स होंगे वो हेरिडिटरी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसी से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड? कहाँ पे यूज किया इनको? प्रीएम्बल में। नेक्स्ट, अ पर्सन कंप्लीटली एंड इक्वली, ऑल पर्सन आर कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, ये इम्यूनल कांत थे, उनका उन्होंने थ्योरी दी थी यूनिवर्सलिज्म की थ्योरी। ठीक है, उसमें वो बात कहते हैं कि जो हर इंसान है वो इक्वल है। ठीक है, जो सभी इंसान है आपस में इक्वल है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया? इंडिया का जो करेक्ट सेकुलरिज्म है वो क्या चीज है, मतलब किस चीज, कौन सी चीज जो है डिफाइन करती है? जो डिफाइन करती है ना वो इंडिया के सेकुलरिज्म को, दैट इज देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इसी वजह से अभी जब मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदू रीति रिवाज से वहां पे पूजा की ना, नया जो पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है वहां पे हिंदू रीति रिवाजों से पूजा की, तो उनकी बड़ी निंदा हो रही है। निंदा होने का रीजन यही है क्योंकि आप उस पोजीशन पे बैठे हो जहां पे मतलब आप नरेंद्र मोदी नहीं हो, आप ना प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के। ठीक है, और आप वहां पे जाके किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपके जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और आपका देश है। ठीक है, आप अपने देश को कहते हो कि हमारा देश सेकुलर है। ठीक है, और आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो वहां जाके। ठीक है, एज बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस वजह से इनकी कड़ी निंदा हुई है वहां पे। Next, which of the following is not in the preamble of Constitution of India? Which of the following word is not in the preamble? ठीक है, कौन सा word जो है? Public welfare. ठीक है, public welfare word नहीं है। Next, which of the following liberty is not embodied in the preamble of Constitution of India? अच्छा, कौन सी liberty की बात नहीं करते? ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, यस, इसकी बात होती है, एक्सप्रेशन की बात होती है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात होती है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं होती, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्रीएम्बल? ट्रू कौन सा है इसमें? ठीक है, द वर्ड सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। यस, ये ट्रू है, इसको इंक्लूड किया गया था 1976 में। Which part of Indian Constitution has been described as soul of the Constitution? ठीक है, तो soul of the Constitution किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है preamble को। Next, who among the following call the preamble of Indian Constitution? preamble को क्या कहा गया है? horoscope of one sovereign democratic republic। ये किन्होंने बोला था? ये थे के.एम. मुंशी, इन्होंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, who has termed constitution a sacred document? sacred document बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, in which of the following cases Supreme Court held that the preamble forms the part of constitution? ठीक है, तो ये बोला गया था बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। ये केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं ये केसेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of basic structure? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है आपकी केशव नंदा भारती केस में, तो राइट ऑप्शन है डी। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन, इकोनॉमिक जस्टिस की आपकी बात होती है इसमें प्रीएम्बल, और इसमें जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है ना डीपीएसपी के, उसमें भी बात होती है इकोनॉमिक जस्टिस की। नेक्स्ट,
Question number 25. The idea and objective outlined in the preamble of Indian Constitution have been further elaborated in, इसको कहाँ पे elaborate किया गया है? Chapter on DPSPs, fundamental rights और fundamental duties में, ठीक है? Next, the mind of makers of Constitution of India is reflected in, किस में रिफ्लेक्ट करते हैं? वो करते हैं आपके रिफ्लेक्टेड इन प्रीएम्बल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है? और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये जो 2 पेपर्स ही किए हैं ना आपने, सिर्फ ये वाले 2 पेपर्स, इनमें से क्या कहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, इनमें से 2 से 3 जो क्वेश्चंस है ना वो आपको पक्का आएंगे, ठीक है? सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर्स में से, सिर्फ ये जो 2 टेस्ट जो है ना, इन्हीं 2 टेस्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? जो ऑब्जेक्टिव है कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? तो जो एक और चीज आपकी जो आपका ये है पेपर है ना, उसमें 5 प्रिएम्बुलर ऑब्जेक्टिव्स की बात की हुई है, ठीक है? तो जो प्रिएम्बल के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो नोट डाउन कर लो, ठीक है? एक ऑब्जेक्टिव है आपका जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी, और 2 आगे है यूनिटी, ठीक है? ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, ठीक है? इनकी बात होती है, कहां पे बात होती है? और ये बात होती है प्रिएम्बल में. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैव बीन इंश्राइंड इन प्रिएम्बल, कितने तरीके का जो जस्टिस है उसको प्रिएम्बल में कितने तरीके की जस्टिस की बात की गई है? 3 तरीके का जस्टिस है. कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस. नेक्स्ट, वन ऑफ द implication of equality in society is the absence of privileges, ठीक है? privileges. नेक्स्ट, विच ये असल में ना ये आपका उसका पार्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है ये, ठीक है? ये वहां से आता है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. वैसे जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है ना वो भी आपका इसी का पार्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है? तो आपका है सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड, गलत है ये. सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये भी गलत है. सोशल इक्वालिटी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी. रीजन बीइंग, कुछ लोग जो थे बहुत ज़्यादा अमीर थे, और जो ये जो थे क्या कहते हैं, क्योंकि हेरिडिटरी चल रहा था ना, राजे के बाद राजे का बेटा ही जो था वो राजा बन जाता था. उसके अलावा कोतवाल रखे हुए थे इन्होंने, ठीक है, राजाओं ने. तो जो कोतवाल का बेटा होता था उसी को फिर से कोतवाल बना देते थे, ठीक है? तो जो सोशल इक्वालिटी थी वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी. नेक्स्ट, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू, ठीक है? ये राइट है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन और सेकुलर, ठीक है? वही है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है? तो जो आपका करेक्ट सीक्वेंस है वो है 3142, ये है आपका राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल, ठीक है? 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और सॉवरेन को. सॉरी, सॉवरेन को नहीं, सोशलिस्ट और इसको आपके सेकुलर को, ठीक है? सॉवरेन तो पहले से एडेड था. सोशलिस्ट एंड सेकुलर 1 and 3. Next, consider the following statements in regard to the preamble of Constitution and give correct answer using the code given below, ठीक है? Code, अच्छा. The objective resolution by Nehru, पंडित जवाहरलाल नेहरू finally became preamble. हाँ, ये ट्रू है. फर्स्ट, इट इज नॉन जस्टिएबल, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है? मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीएम्बल में कोई बात लिखी है और उस बात को उठा के आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ और आप बोलो कि आप वहाँ पे जाके ये नहीं कह सकते, जैसे सोशल इक्वालिटी की बात की हुई है ना, अब वहाँ पे जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि जो ये है आपका विजय माल्या है या ये है आपका अनिल अंबानी या दूसरा अंबानी, क्या है उसका नाम, धीरूभाई अंबानी, कि वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है? वो सोशली हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो हम उनसे बेहतर नहीं है या हम उनके बराबर क्यों नहीं है, ठीक है? तो उनके पास पैसा है, उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है, ठीक है? तो आप उस बेसिस पे मतलब प्रीएम्बल में लिखी हुई बातों के बेसिस पे आप इस पे नहीं जा सकते. हाँ, अगर जो है क्या कहते हैं, आप खून करो और ये जो धीरूभाई अंबानी खून करे, ठीक है, और आपको फांसी की सजा हो जाए और उसको बोल दें कि 2 दिन की जेल काट के आ जा, ठीक है? हाँ, वो उसके खिलाफ है, आपके प्रीएम्बल के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, इट कांट बी अमेंडेड, प्रीएम्बल कांट बी अमेंडेड, ठीक है? तो जो केशव नंदा भारती केस है तो उसमें क्लियर हो गया कि था कि जो प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है? तो जो ये वाला ऑप्शन है ये वो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है?
थर्ड वाला इनकरेक्ट है, बाकी दोनों जो है, बाकी ये दो करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, प्रीएम्बल कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो ओवरराइड नहीं कर सकता स्पेशल प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नहीं डिक्लेयर किया कि जो स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है, वक्त आता जाएगा तो बताते जाएंगे कि ये स्पेशल प्रोविजन में कंसिडर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों करेक्ट है। और जो ये है 3 वाला, थर्ड वाला, ये है इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। In the preamble of Constitution adopted on 26 November 1949, which word or words was or were not present? तो कौन कौन से प्रेजेंट नहीं थे? 1, 2 एंड 3, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। इनको ऐड किया जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। नेक्स्ट, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और अश्योर ऑल द सिटीजंस, ठीक है। क्या सिक्योर और अश्योर करता है? सब कुछ। जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी की बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबकी बात करता है प्रीएम्बल, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Preamble gives in the constitution, the preamble given in the constitution is, देखते हैं, is not enforceable, ठीक है, true है, is important and have utility, true है, describe the aims, हाँ aims को describe करता है, helps to give judicial meaning, true है, सारे true हैं। तो जो right option है वो है D, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं हमारे इसका पेपर का, जो टेस्ट था आज का। इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सुप्रीम है। और एक चीज और याद रखना, इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के लोगों से। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अच्छा हाँ, इसकी भी लिस्ट है, ठीक है, आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो मेरे से मांग लेना, ठीक है। वो लिस्ट है प्रॉपर एक, उसमें बताया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ से अडॉप्ट की गई है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पीपीएससी इस पे कुछ सवाल पूछती है, ठीक है। तो इस मतलब वहम में ना रह जाना कि इससे आपको जो है सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कौन सी चीज हमने कहाँ से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट, the ideas of preamble have been borrowed in Indian Constitution from, preamble कहाँ से अडॉप्ट किया था हमने? तो preamble जो है हमने अडॉप्ट किया है ये भी यूएसए से। concept of a union of states in Indian Constitution, तो concept of union of states जो है हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश नॉर्थ अफ्रीकन एक्ट से, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अफ्रीकन एक्ट। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था कनाडा से। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, किस तरीके से डिफरेंट है? वहां पे जो है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में ना ये बात की जाती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना सब कुछ किया जा सकता है सिवाय एक चीज के, वहां पे जो है क्या कहते हैं, जो मर्द है उसको औरत नहीं बनाया जा सकता, और एक औरत को मर्द नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें सब कुछ वो है, पॉसिबल है, ठीक है। वहां पे ना कुछ भी ऐसा रिजिड नहीं है। वहां पे क्या करते हैं कि 50% वोट करवाते हैं, कोई भी बात होती है ना उस पर वोटिंग करवाते हैं। अगर 50% से ज्यादा वोट जो है वो आ जाते हैं, उसको उस बात को फेवर में आ जाते हैं, तो वो जो बिल होता है उसको पास करवा देते हैं, ठीक है। और वहां पे ऐसा ये भी इशू नहीं है कि किसी तरीके की जॉइंट सिटिंग वगैरह बुलानी पड़े, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, जो मंत्री हैं हमारे, जहाँ पे आप देखते हो ना कि हमारे मंत्री किस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, आप देखते हो किस तरीके के बयान दिए जाते हैं जब रेप जैसा कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है। उनसे उनकी मेंटालिटी झलकती है। बेसिकली ये होता तभी है जब आप क्या कहते हैं, गिरी हुई मेंटालिटी के इंसान को उठा के आप वहां पे पार्लियामेंट में भेज देते हो ना, तब वहां पे फिर उस इंसान की मेंटालिटी तो नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। तो वो उसी तरीके के बयान देते हैं, ठीक है। तो दूसरा, वो पढ़े लिखे भी नहीं है हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं उनकी डिग्रियों पे सवाल खड़े उठ जाते हैं, और जिस तरीके के वो बयान देते हैं वो सवाल उठने बनते भी हैं कि मतलब इस तरीके का इंसान वाकई में ऑक्सफोर्ड या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ सकता है, जिस तरीके के वो बयान देते हैं वो लोग। चलो नेक्स्ट, तो वहां के जो ये है मिनिस्टर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं सारे, ठीक है। तो वो इस तरीके की वहां पे वो होता ही नहीं है उनका, मतलब इतनी सच बहस होती नहीं है। सिंपली 50% मेजोरिटी से जो है आपका ये जो बिल है उसको पास करवा दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये जुडिशियल रिव्यू हो गया, उसकी नौबत ही नहीं आती ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन जुडिशियल रिव्यू, ये हमने अडॉप्ट भी इसी से किया था, यूएसए से, ठीक है. इंडिया और यूएसए में एग्जिस्ट करता है जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट, which of the following characteristics is common between federal system of India and America? India and America, यही होगा. फेडरल सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है. अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडिया इज गिवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार रिपीट भी होगा आज. ऑस्ट्रेलिया से जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था. द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट अगेन ऑस्ट्रेलिया, रिपीटेड. नेक्स्ट, द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट अगेन ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द सर्टेन फीचर्स, अच्छा डीपीएसपीज हमने कहां से लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. ये हमने लिए हैं डीपीएसपीज आयरलैंड से, ठीक है. नेक्स्ट, in the given representation or to talent, experience and service of composition of council of states, the constitution makers of India were influenced by the example of Irish Republic. Next, the concept of fundamental duties हमने लिए हैं रशिया से, ठीक है. ध्यान रखना जो डीपीएसपीज हैं वो लिए हैं आयरलैंड से, और जो ये हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो लिए हैं रशिया से, ठीक है. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन adopted from यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है. तो जो अमेरिका था उसने सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिका का था, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच इज आर कॉमन इन इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएसए में कौन से जो फीचर्स हैं वो कॉमन है. तो जो वहां का जो प्रेसिडेंट है और हमारे प्रेसिडेंट के पास ना पॉकेट वीटो होती है, ठीक है. पॉकेट वीटो फिर कभी समझाऊंगा, लेक्चर ज्यादा लंबा है आज. बेसिकली इसमें होता क्या कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो जो बिल होता है उसको अपने पास रख लेता है, ना उस पर हाँ का फैसला देता है ना का फैसला देता है, ठीक है. उसको पॉकेट वीटो कहते हैं. नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. अच्छा, असर्शन और रीजन देने हैं, ठीक है. स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, हाँ ये ट्रू है, ठीक है. लिमिटेड है जुडिशियल रिव्यू का स्कोप. नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड सम आइटम्स, ट्रू है, दोनों ट्रू हैं. लेकिन जो रीजन है ना, ये असर्शन का कोई रीजन नहीं बनता, मतलब उसका करेक्ट रीजन नहीं बनता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है असर्शन की, ठीक है. तो जो अपना राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस. अच्छा, कौन सी चीज कहां से अडॉप्ट की गई है. तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो अभी हम करके गए हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं, ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स आ गए 2 पे, फंडामेंटल राइट्स, तो 2 पे 2 ऑप्शंस हैं. आगे चलते हैं, कोई बात नहीं. इमरजेंसी प्रोविजंस हमने ली हैं इससे, जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से. इसको मैंने याद रखने का तरीका, इसको इस तरीके से याद रखता हूँ कि मैंने बहुत सी मैंने वॉर मूवीज देखी हुई हैं और स्पेशली जर्मनी को उनमें बुरा दिखाया जाता है. तो मैंने इस चीज को इस तरीके से याद किया कि जब जर्मन ये जो आते थे ना जर्मन हेलीकॉप्टर सॉरी जर्मन फाइटर प्लेन्स आते थे, तो वो एक ना सायरन बज जाता था, ठीक है. तो उससे मैंने याद कर लिया कि जब भी जर्मनी वाले आएंगे तो इमरजेंसी लगा दी जाती थी, ठीक है. तो उससे मैंने इस तरीके से इसको याद किया हुआ है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, इससे, जर्मनी से, ठीक है. तो अब देखते हैं अपना आंसर निकल रहा है, हाँ अब निकल रहा है हमारा आंसर, ठीक है. तो जो राइट ऑप्शन है वो है सी. और उसके अलावा डीपीएसपीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डीपीएसपीज हमने इससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है. यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता था, लेकिन मैंने जर्मनी वाली बात आपको सिखानी थी, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो आपका ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है. चलो नेक्स्ट, अगेन फंडामेंटल राइट्स, ये आपके आ जाएंगे. फंडामेंटल राइट्स में आपका यूके आ जाएगा, और सॉरी यूएसए आ जाएगा, और जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, और जो ये है यूनियन स्टेट रिलेशंस, डी, ये हमने किससे अडॉप्ट किए हैं, यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये हमने किए हैं इससे
क्या कहते हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशंस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। और उसके अलावा ये आयरिश में वही आ जाएगा आपका, डीपीएसपी आ जाएगा, ये रहा डीपीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ, हाँ रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को याद कर लेना कि कहाँ से है। फिलहाल यही करते हैं, फिलहाल कॉन्करेंट का ये लगा दो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके अलावा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से आंसर निकलता है हमारा। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे डी का ऑप्शन हो 1, ठीक है, डी का ऑप्शन 1 एक ही जगह पे है, ये रहा एक, ठीक है, डी का ऑप्शन 1, इसी से आंसर निकल जाएगा। उसके अलावा ये जो आपका रूल ऑफ लॉ है ना, ये हमने इससे लिया था इंग्लैंड से, और ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये वाला बी, ये हमने इससे अडेप्ट किया था, ये जापान से, ठीक है। प्रोसीजर और रूल ऑफ लॉ ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे खेलेगी अगर खेलना होगा इस पे, यूपीएससी इसको पीपीएससी को डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो इस पे पूछेगी रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से, मैच द फॉलोइंग। डीपीएसपी आपका उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, आयरलैंड में, और फंडामेंटल राइट्स यूएसए में आ जाएगा, ठीक है। ये जहाँ पे ए का हो 3, ठीक है, ए का जहाँ पे 3 हो, 2 जगह पे 3 है, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये आएगा यूएसए पे, फंडामेंटल राइट्स यानी कि बी का 5, अच्छा बी का 5 फिर 2 जगह पे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर इन यूनियन, ठीक है। तो ये जो हमने अडॉप्ट किया था ये वही अभी करके गए कनाडा से, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ये डी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है वैसे, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी जमाने में लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था या लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है। अब है आपका चेक रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है, ठीक है, लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर नहीं पता तो नोट डाउन करके रख लो कहीं पे, ठीक है। तो वैसे इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनता है वो बी बनता है, ठीक है। अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट ए है ये आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, चलो इसका आंसर तो हो ही गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, चलो इतना ही थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका गलत है, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से गलत है, अदरवाइज जो इसका आंसर है वो बी है, ठीक है। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग निकाला है ना, कि हम चलो फिलहाल अगर मान के चल जाते कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का या लेंथीएस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान के चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका बी है, ठीक है। और बहुत से लोगों को क्योंकि नहीं पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट नहीं है, ठीक है, हमने उसको हाइप इतना ज़्यादा कर दिया, और जो दूसरा चेक रिपब्लिक है उसकी पॉपुलेशन ही बहुत थोड़ी है, ठीक है। तो ऐसा जितने लोगों को पता भी नहीं है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो बना भी रिसेंट ही है वो देश, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा है, ठीक है। चेक रिपब्लिक या फिर चेकोस्लोवाकिया, नहीं चेकोस्लोवाकिया, हाँ चेक रिपब्लिक ही होगा, या चेक से रिलेटेड कोई भी होगा, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया क्योंकि उसको उसकी बाइफर्केशन कर दी गई है उस देश की, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक ही होगा, फिर भी सर्च कर लेना, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, ये फॉर श्योर है, ठीक है। तो जो आज की जो क्लास थी आपकी यहीं तक थी, और जो ये जो था आपका ये लास्ट टेस्ट था आपका, ठीक है, अभी तक का। अब हम जो नेक्स्ट टेस्ट जो हम शुरू करेंगे 2 मंथ्स के बाद जो है, हम ये बैच जो है मॉक टेस्ट का ये दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रैश कोर्स 20,000 का है, 75 डेज का आपका क्रैश कोर्स होगा, जिसमें क्या कहते हैं आपके 30 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, वो भी क्रैश कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और अगर क्रैश कोर्स में आप सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी जो फीस है वो 5,000 है, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं पूरा कोर्स लेना चाहते हो, 75 डेज का जो कोर्स है वो पूरा कोर्स लेना चाहते हो, तो उसकी जो फीस है वो 20,000 है। उसके अलावा जो आपका कोर्स होगा आपका तब तक वैलिड होगा जब तक आपका जो एग्जाम है वो नहीं हो जाता। मान लो इनकेस अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो जो आपके क्रैश कोर्स की जो डेट होगी वो इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। और इसी में आपके ये जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, जीके भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है, और अगर आप सिर्फ जीके लेना चाहते हो तो उसकी भी कॉस्ट है 5,000, ठीक है।
तो ये जो और उसके बाद जो है जब ये सारा क्रैश कोर्स हम 2 मंथ्स में हम ये क्रैश कोर्स है उसको फिनिश कर देंगे, और उसके बाद आपके पास 15 दिन बचेंगे, और हर रोज हम आपसे 2-2 टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है। किसी दिन 3 टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके अलावा मैं ये क्या कहते हैं, जो अब तक जो हमने 2 टेस्ट दे दिए हैं ना, ठीक है, ये 2 टेस्ट भी आपने, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 टेस्ट दिए हैं, ये 2 टेस्ट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 2 से 3 सवाल मैं आपको क्या कहते हैं फॉर श्योर कह रहा हूँ कि इसमें से भी आपको 2 से 3 जो सवाल हैं वो आपका जो पेपर है उसमें से सवाल आपको इन्हीं 2 टेस्ट में से जरूर आएंगे, ठीक है। और जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट हैं ये आप अच्छे से करना, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें ऐसा जितना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इससे मतलब इस तरीके का सवाल आ सकता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, उस पर सवाल आ सकता है आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी अच्छे से करके जाना, जो उनकी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं वो अच्छे से करके जाना कि कौन से मेंबर्स जो इंक्लूड होते हैं, कौन से मेंबर्स जो होते हैं इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टेस्ट की जो सीरीज़ है उसके साथ अब हम मिलेंगे 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही मैं जो इसका जो वो होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जो हमने ये डिस्कस किया है कि जो क्रैश कोर्स है किस तरीके से चलेगा, वो मैं वीडियो के साथ ही में ही लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पे वो लिंक शो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी और काफ़ी हद तक आपको हेल्प की होगी इस क्लास ने। और जो जो मैं बता रहा था ये सब आई होप आपने नोट किया होगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो आर्टिकल्स मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो और उसके अलावा ये जो शेड्यूल्स वगैरह हैं, आप ऐसे मत सोचना कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो इस पे सवाल जो है आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए हैं यूपीएससी के, पीपीएससी के, ठीक है, वो सवाल पूछते हैं इन पे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं सिलेबस में कुछ और लिखा होता है लेकिन आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इसका, स्पेशली इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसमें से किस तरीके के सवाल जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। और फाइनली जब आप एग्जाम दे के भी आओगे ना तो आप मुझे खुद बताओगे कि यस सर आपने इस तरीके के जो सवाल हैं आपने हमसे मॉक टेस्ट में इस तरीके के सवाल पूछे थे और वो जो सवाल है वो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आपको एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अब जो नेक्स्ट मिलेंगे, जो नेक्स्ट हमारा इसमें मॉक टेस्ट होगा वो आपका होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। टिल देन आप जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।